हेलो स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर सेकंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। हम भारत के संविधान के बारे में बात करते आ रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू भी हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये वैल्यूज़ जो है डिसाइड की गई। गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. This is what the preamble to the constitution does. लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन. इस बुक में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स अपनाए गए उनके बारे में हमने डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करते हैं कि उसकी फ़िलॉसफी को समझने के लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी को समझने के लिए क्या करना चाहिए. ये काम हम दो तरीके से कर सकते हैं. या तो हम उन लोगों की विचारधारा, उनकी सोच के बारे में पढ़ें जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक फ़िलॉसफी है उसको हम रीड करें, उसके बारे में डिस्कस करें. तब हम पता चलेगा कि वास्तव में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हमारे देश के लिए होना चाहिए. द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड ए नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी. ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ the Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. ड्रीम और प्रॉमिस मतलब जो अभी हमने पिक्चर्स देखी, यहाँ पर बलदेव सिंह की पिक्चर दिखाई हुई है इस पेज पर. इसी तरह हमारे आगे पीछे जो पेज दिए हुए हैं इनमें भी कुछ लीडर्स की पिक्चर्स दिखाई गई हैं और इनके बारे में बताया गया है. इनमें सभी में हमें महात्मा गांधी की कोई पिक्चर या स्केच दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे. यहाँ पर जो पिक्चर्स दी गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य हैं. तो यद्यपि यहाँ पर महात्मा गांधी की कोई पिक्चर नहीं दी गई है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत से जो लीडर्स थे वो उनकी विचारधारा को फॉलो करते थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी विचारधारा इनडायरेक्टली उन लीडर्स के थ्रू आ गई है. महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नाम की एक मैगजीन में 1931 में अपने विचार प्रस्तुत किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. वो क्या विचार हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and no low class of people. An India in which all communities shall live in a perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी जो बरसों की दास्ता है उसको ख़त्म करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. हम जो लंबे समय तक गुलाम रहे वो सारी जो बंधन है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें गरीबों की बात को भी सुना जाएगा. गरीबों को भी ये लगेगा कि ये हमारा देश है और हमारे देश के निर्माण में हमारा भी कुछ योगदान है. यहाँ पर कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, कोई अपर क्लास या कोई लोअर क्लास नहीं होगी. सभी कम्युनिटीज़ को बराबर माना जाएगा, सभी मिलजुल कर रहेंगे और यहाँ पर किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी जैसे जो छुआछूत जैसे पाप या ड्रिंकिंग, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स मतलब शराब या नशीली चीज़ों का के लिए कोई जगह नहीं रहेगी. सभी लोग शांतिपूर्वक जीवन बिताएंगे और महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाएंगे.
ऐसे भारत से कम मैं कुछ भी नहीं चाहता। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे भविष्य के भारत में होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम ये डिसाइड करेंगे। In this dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he shared his anxiety very clearly. ये जो सपना था महात्मा गांधी का, वो उसके बारे में B.R. अम्बेडकर, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने, और जो खुद भी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जिन्होंने जो छुआछूत का जो दंश है वो सहा था, उसको खुद झेला था, तो उसको महसूस करते हुए उन्होंने इनइक्वालिटी को भारत से ख़त्म करने के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं कि किस तरह से हम इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं। महात्मा गांधी के विचारधारा का उन्होंने कई बार विरोध किया, और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अपनी स्पीच दी थी उसमें उनका ये गुस्सा बिल्कुल जाहिर होता है। क्या कहा था उन्होंने? ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शंस। In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will have recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one vote, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. B.R. अम्बेडकर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन उन्होंने अपनी एक स्पीच दी, और उस स्पीच में कहा कि हमारा जो जीवन है अब एक कंट्राडिक्शंस में जाने वाला है, मतलब दोहरी जीवन में जाने वाला है। यानी कि हमारे पास राजनीतिक रूप से तो अधिकार हमें मिल गए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सभी को बराबर अधिकार दे दिए। पॉलिटिक्स में हमारे पास सभी समानता के अधिकार हैं, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में नहीं है, क्योंकि अभी भी जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा उसके बाद भी असमानता, जो जाति भेद है, ये अभी भी हमारे समाज में एज इट इज़ है। तो और जो असमानता का जो भाव है वो हमारे समाज में एज इट इज़ रहेगा। और पॉलिटिकल लाइफ में हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया है, लेकिन क्या वास्तव में हमारे सामाजिक जीवन में किसी एक व्यक्ति के एक वोट का महत्व उतना रखा गया है? और ये जो दोहरा जीवन है, यानी कि जो राजनीतिक अधिकार हमें केवल पेपर्स में मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं, उन अधिकारों को केवल पेपर्स में रखा गया है। समाज में उनको लागू करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा और आई थिंक बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। तो क्या ऐसा दोहरा जीवन हम कब तक जी पाएंगे? हम कब तक असमानता को हमारे समाज में लागू रहने देंगे और समानता को अस्वीकार करते रहेंगे? जब तक हम इस असमानता को स्वीकार करते रहेंगे तब तक हम केवल डेमोक्रेसी केवल पेपर्स में हम स्थापित कर सकते हैं। वास्तविक स्थिति में, वास्तविक जीवन में हम डेमोक्रेसी स्थापित नहीं कर सकते। ओवरऑल उनका कहने का मतलब था कि हमारे लिए समाज में बदलाव करना ज़रूरी है, बजाय कि पेपर्स में कोई बदलाव किया गया है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें अधिकार मिल गए, लेकिन समाज में छुआछूत का जो भेद है वो ख़त्म होना ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक स्पीच दी। अब हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Long years ago we make a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially
at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A movement comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation longs pressed fruits utterance finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our heart are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that becomes to us now. यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि एक लंबे समय के बाद हमें संघर्ष करते हुए अपने भाग्य पर विजय प्राप्त की, और हमने अपने भारत को, अपने देश को स्वतंत्र कराया। और वो समय आ गया जब हमें अपने देश की सेवा करने की शपथ लेनी है, अपने देश को आगे बढ़ाने की शपथ लेनी है। आज के दिन दुनिया सो रही है, आज इस अर्धरात्रि में, क्योंकि ये स्पीच आधी रात के समय दी गई थी, तो उस समय कहा उन्होंने कि अब इस समय अर्धरात्रि के समय दुनिया सो रही है, लेकिन भारत जाग रहा है अपनी स्वतंत्रता और जीवन को प्राप्त करने के लिए। और एक ऐसा मूवमेंट आया जो कभी इतिहास में कभी नहीं आया था, वो आज आया, और उसके साथ ही हमारे देश की जो लंबे समय से जो बंधनों में बंधा हुआ था वो खुल गए, यानी कि हम स्वतंत्र हो गए, और हमारा देश जो है एक आज़ाद डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में स्थापित हुआ। और इसके साथ साथ हमने अपने देश के नागरिकों की और देश की सेवा की शपथ लेनी है, और ये जो मानवता की सेवा है उसके लिए हम ये शपथ लेते हैं कि हम पूरी तरह से अपने जीवन का समर्पण करेंगे इस देश सेवा के लिए। फ्रीडम और पावर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, यानी कि हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी असेंबली पर है, इस असेंबली पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर है, जो कि सोवरीन बॉडी है। सोवरीन मतलब प्रभुसत्ता संपन्न। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर किसी तरह का बाहरी और आंतरिक कोई दबाव नहीं है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और अपने एक नियम कानून बनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, और अपने नियम कानून अपने तरीके से हम बना रहे हैं। तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन फ्रीडम से पहले जो दर्द था, जो दुख हमने झेला, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। और ये दुख जो था वो पार्टीशन का दुख है, क्योंकि हमारा देश जो है दो पार्ट में बट गया। वास्तव में इतिहास जो अंधकार था वो ख़त्म हो चुका है, एक नई सुबह हो चुकी है, लेकिन उस रात में जो दर्द था वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। और लेकिन हम उसको याद करके अगर बैठे रहेंगे तो हमारे लिए ये नुकसानदायक होगा। उसको हम पीछे छोड़ते हुए हम फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने आने वाले देश के फ्यूचर के बारे में सोचें, जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। दैट फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ द ईज एंड और रिसेटिंग बट ऑफ incensed striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken, and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease, inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye that may be beyond us. But as long as there are tears and suffering,
सो लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर। पंडित जी कहते हैं कि जो फ्यूचर है वो हमारे सामने है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। इतने लंबे समय की दास्ता से हमारा जो विकास रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाना और हमारी जो कमज़ोरियां हैं उनको ख़त्म करके एक सशक्त भारत का निर्माण करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। हमारे लिए देश की सेवा का मतलब लाखों करोड़ों लोगों की सेवा से है। उन लोगों की सेवा जो गरीबी में हैं, जो अंधकार में जी रहे हैं, बीमारियों से उनको दूर करना, उनकी इग्नोरेंस को ख़त्म करना, उनके अज्ञान को ख़त्म करके शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और जो असमानता हमारे समाज में फैली हुई है उसको ख़त्म करके इक्वलिटी, समानता का उनको अधिकार देना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। और हमारा जो मेन एम्बिशन या मेन गोल जो है वो मेन लक्ष्य क्या है कि हर एक व्यक्ति की आंख से एक एक आंसू को पोंछना। और ये हमारे लिए केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, ये तब तक होगा जब तक हमारे देश में किसी तरह का दुख, दर्द या सफरिंग्स रहेंगी। और ये काम जो है वो केवल हम तक सीमित नहीं है, हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों को भी यही करना है, एक सशक्त भारत का निर्माण। इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच के थ्रू आने वाले भारत के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। और ये हमने यहाँ पर 2-3 लीडर्स की जो फिलॉसफी सुनी है, पढ़ी है। उसके बाद हमारे पास आता है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमने लीडर्स के विचार सुने, लेकिन वास्तव में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा गया है। द वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर in turn nurtured by it formed the foundation for India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called the preamble to the Constitution, taking inspiration from American model. Most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से उसका की शुरुआत की गई है, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ को, उस मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को उसमें शामिल किया गया है, और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे देश के इस संविधान का वो बेस रखा गया, उसका आधार रखा गया। ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेस हैं। केवल एक पेज पर ये वैल्यूज़ डिस्क्राइब की गई हैं और ये एक पेज जो है वो प्रिम्बल कहलाता है। इसका स्टार्टिंग पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिम्बल है, इस प्रिम्बल में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा निचोड़ या उसका सारांश इसमें दिया गया है और इसमें वो वैल्यूज़ दी गई हैं जिन पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है। और ये जो अमेरिकन मॉडल है उस पर बेस्ड है। मतलब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में प्रिम्बल दी गई है, उसी को देखकर हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने भी प्रिम्बल का निर्माण किया। और आजकल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं सभी देश प्रिम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पहले शामिल करना चाहते हैं। अभी हम यहाँ पर प्रिम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रिम्बल दी हुई है हमारी, ये आपको पढ़नी है और उसको समझना है। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स की प्रिम्बल दिखाई गई है यहाँ पर। ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट आवर प्रिम्बल। यहाँ पर ये दी गई है हमारी प्रिम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the Constitution India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इसका मतलब है कि हम भारत के लोग ये सारे इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अपना रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन और उसको स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उसको लागू 26 जनवरी
1950 में किया गया। इसमें जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस किया गया है। सो लेट us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keywords। इसमें जो keywords मीन्स जो कलर्ड वर्ड्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कीवर्ड्स हैं, इनको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। इसको हमारे देश की जो प्रिम्बल है उसको एक कविता की तरह पढ़ा जाता है। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन built. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. It is the soul of Indian Constitution. प्रिम्बल में जो भी कुछ लिखा गया है वो सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। सरकार के किसी भी काम को हम इस प्रिम्बल के आधार पर उसका हम इवेल्युएशन कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं कि कोई भी सरकार के द्वारा बनाई गई नीति सही है या गलत है, वो इस प्रिम्बल के थ्रू हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हम भारत के लोग, यानी कि हम स्वतंत्र हैं। हमारे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उन्होंने ही हमारे बिहाफ पर स्वीकार किया। हमारे यहाँ पर कोई राजा या कोई बाहर की ताकत नहीं होगी जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगी। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल भारत के लोग होंगे, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद आता है सोवरीन। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। सोवरीन का मतलब प्रभुसत्ता संपन्न, यानी कि जिस पर ना कोई बाहर के देश का किसी का कंट्रोल हो। जैसे कि हम पहले भारत हमारा गुलाम था, अंग्रेजों का शासन यहाँ पर चलता था, तो वो शासन खत्म हो गया। और इंटरनल भी किसी तरह का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, यानी कि कोई राजा या कोई व्यक्ति हमारे देश को प्रभावित नहीं कर रहा। हमारे डिसीजन लेने के लिए हमारे देश के प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने गए थे वो फ्री हैं। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे पहले अंग्रेज जो थे वो भारत में शासन चलाते थे, उस तरह से अब कोई भी दूसरा देश हमारे देश पर शासन नहीं करेगा। इसके बाद आता है सोशलिस्ट। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हमारे देश में जो भी संपत्ति होगी वो सामाजिक होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संपत्ति है वो सामाजिक होगी और वो सभी की होगी। सरकार उसको की ओनरशिप को रखेगी अपने पास, उसके एक गाइड की तरह उसको संभालेगी और उसको आगे बढ़ाने में काम करेगी। यानी कि बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सरकार उन्हें चलाती है, लेकिन उनका लाभ जो है वो सभी को दिया जाता है। सबको बराबर सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटीज़ दी जाएंगी। सेक्युलर। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। सभी लोगों को, सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की छूट होगी और इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों को बराबर मानेगी और देश का कोई स्पेशल राजधर्म घोषित नहीं किया गया, बल्कि धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, सेक्युलरिज्म को अपनाया गया, ताकि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया जा सके। डेमोक्रेटिक, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rules and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातांत्रिक। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जिसमें लोगों के प्रतिनिधि सरकार चलाएंगे और राजनीतिक अधिकार उनको पूरे दिए जाएंगे और उन्हें इलेक्शन लड़ने का अधिकार होगा, अपने रूलर चुनने का अधिकार होगा और जो चुने हुए सदस्य हैं वो अपने काम के प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और गवर्नमेंट जो है बेसिक रूल्स के आधार पर ही अपनी सरकार चलाएगी। जो लोग चुनकर सरकार बनाने के लिए गए वो अपनी मनमानी नहीं करेंगे, बल्कि जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग
वो काम करेंगे। इसके बाद आता है रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोजीशन। हमारे देश का जो सुप्रीम हेड होगा, जो सबसे जो मुखिया होगा, वो मुखिया जो है वो कोई हेरिडिटरी पर्सन नहीं होगा। हेरिडिटरी का मतलब जैसे राजा होते थे, राजा के बाद राजा का पुत्र बनता था, वंशानुगत कोई मुखिया नहीं है हमारे देश का। हर 5 साल के बाद हमारे देश का मुखिया यानी कि राष्ट्रपति चुना जाएगा और वो लोगों का प्रतिनिधि होगा, यानी कि रिपब्लिक हो गया, गणराज्य हो गया, जनता का शासन हो गया। जस्टिस। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस्ड। सभी नागरिकों को न्याय दिया जाएगा, वो चाहे जाति, धर्म या जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर हो। सामाजिक समानता दी जाएगी और सरकार जो है वो लोगों के वेलफेयर यानी कि उनकी भलाई के लिए काम करेगी। और जिन ग्रुप्स को दास्ता सहनी पड़ी है यानी कि जिनका शोषण हुआ है, उनके लिए कुछ खास जो प्रोविजंस हैं वो सरकार के द्वारा किए जाएंगे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। लिबर्टी। There are no unreasonable restriction on the citizen in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action. स्वतंत्रता का मतलब है कि बिना किसी कारण के लोगों की स्वतंत्रता को नहीं छीना जाएगा, उन पर कोई बंधन नहीं रखे जाएंगे जहाँ तक कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। हर व्यक्ति को इतना अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, वो सरकार के खिलाफ भी बोल सकता है। इससे पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में किसी तरह की कोई बंदिश नहीं रखी जाएगी और हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की और अपने सोच समझ को फैलाने की आज़ादी होगी और कोई भी विचारधारा वो अपना सकते हैं, इसके लिए कोई उस पर बंदिश नहीं होगी। इक्वलिटी। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। सभी इस कानून के सामने बराबर होंगे। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इक्वल राइट्स सबको दिए जाएंगे। जो परंपरागत असमानता समाज में चली आ रही है उसको ख़त्म किया जाएगा। सरकार सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी अवसर देने का प्रयत्न करेगी। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। हम सभी, सरकार सभी को बराबर मानेगी, उसके साथ साथ हम लोगों को भी आपस में भाईचारा बनाकर रखना है। हमें इस तरह से रहना है जैसे कि कोई परिवार के सदस्य रहते हैं। हम एक देश के नागरिक हैं तो हमारा देश ही हमारा परिवार होगा और हम सभी ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म करके सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग।